हेलो दोस्तों, फीटर टेट थ्योरी के क्वेश्चन बैंक का यह हमारा 8वां सेशन है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 133 से लेकर 160 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू यूज द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम इन कैट टू क्रिएट अ लाइन फ्रॉम अ starting point of 0 0 then for 8 unit on x axis and 5 unit on y axis what will you enter for the second point। क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड में हमें एक लाइन ड्रा करना है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से, जिसमें पहला पॉइंट है 0 0 और सेकेंड पॉइंट के लिए हमें एक सिचुएशन दी गई है कि 8 यूनिट एक्स एक्सिस पर है और 5 यूनिट वाई एक्सिस पर है। तो हमें सेकेंड पॉइंट क्या इंटर करना चाहिए। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंस मानकर क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सेकेंड, हम सभी को पता है दोस्तों कि पॉइंट की स्थिति को हम एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, जिसमें पहले एक्स होता है उसके बाद वाई। तो क्वेश्चन के अनुसार 8 यूनिट एक्स एक्सिस पर है और 5 यूनिट वाई एक्सिस पे है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 और 5। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व सरफेस सच एज लार्ज बीयरिंग इज टू बी डन विच स्क्रैपर विल यू चूज। लार्ज कर्व सरफेस या जैसे लार्ज बीयरिंग के स्क्रैपिंग के लिए हम कौन से स्क्रैपर का यूज करेंगे। आइए दोस्तों पहले जानते हैं स्क्रैपिंग जरूरी क्यों है, स्क्रैपिंग होता क्या है। मशीनिंग, फाइलिंग और ग्राइंडिंग के बाद भी वर्कपीस पे के सरफेस पे मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती है, उसमें हाई स्पॉट रहते हैं जो कि हमें आंखों से तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये पार्ट्स मशीन में असेंबल कर दिए जाते हैं और मशीन में जब मूवमेंट होता है मशीन के पार्ट्स में, मशीन के चाल में ये हाई स्पॉट अवरोध पैदा करते हैं, जिससे मशीन के पार्ट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सरफेस को हाई एक्यूरेसी में बनाना ज़रूरी होता है, इसलिए हम स्क्रैपिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फ्लैट स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर का यूज हम फ्लैट सरफेस के स्क्रैपिंग के लिए यूज करेंगे। और हाफ राउंड स्क्रैपर जिसका आकार हाफ राउंड होता है और यह इंटरनल कर्व सरफेस जैसे बियरिंग के इंटरनल सरफेस को स्क्रैपिंग करने के लिए यूज में आता है। और 3 स्क्वायर स्क्रैपर का यूज कार्नर को साफ करने के लिए और स्मॉल होल के एजेस को डिबर करने के लिए यूज किया जाता है। बुल नोज स्क्रैपर का यूज बड़े कर्व सरफेस के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुल नोज स्क्रैपर। देखिए दोस्तों, बुल नोज स्क्रैपर का जो कटिंग एज होता है वो सर्कुलर डिस्क की तरह होता है, जिसका 2/3 भाग कटिंग एज के रूप में यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज एंगल बी ऑफ अ ड्रिल कॉल्ड एज। हमारा यह एंगल क्या कहलाता है दोस्तों, यह हमारा क्लियरेंस एंगल, लिप क्लियरेंस एंगल कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। आइए कुछ और जानते हैं। देखिए दोस्तों, ड्रिल बिट में कटिंग लिप से बनने वाला कोण को हम पॉइंट एंगल कहते हैं और कटिंग एज के पीछे 8 से लेकर 12 या 8 से लेकर 15 डिग्री के एंगल में टेपर ग्राइंडर किया जाता है। इसे हम कटिंग एज के पीछे 8 से लेकर 12 या 8 से लेकर 15 डिग्री तक टेपर ग्राइंड किया जाता है, इसे हम क्लियरेंस एंगल या लिप क्लियरेंस एंगल कहते हैं। और ये ज़रूरी क्यों है, लिप क्लियरेंस एंगल अगर हम नहीं रखेंगे तो जो हमारा ड्रिल बिट है वो जॉब में आसानी से प्रवेश नहीं करेगा और इससे हमारा रबिंग एक्शन मतलब घर्षण भी ज़्यादा रहेगा और टूल बिट यहाँ पे कटिंग एज हमारा टूट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम लिप क्लियरेंस एंगल की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं तो भी हमारा कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसके अलावा चीजल एंगल दोस्तों, यह हमारा चीजल एज है, चीजल एज कटिंग एज के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम चीजल एंगल कहते हैं। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, कटिंग लिप एंगल और पॉइंट एंगल सेम होता है, क्योंकि जो हमारा पॉइंट एंगल है किससे बनता है, कटिंग एज से बनता है, कटिंग लिप से बनता है।
तो कटिंग लिप एंगल और पॉइंट एंगल सेम है, और चीजल एज एंगल आप लोग जान ही गए हैं। इसका आंसर होगा लिप क्लियरेंस एंगल। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फिगर बिलो शोज वन द टैप्स ऑफ टैप सेट ऑफ 3 इट इज। जो भी क्वेश्चन में दिया गया है फिगर, उसके अनुसार यह कौन सा टैप है? टेपर्ड टैप, प्लग टैप, बॉटमिंग टैप। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम किसी जॉब में इंटरनल चूड़ी बनाते हैं तो टैप का यूज करते हैं। तो टैप को यूज हैंड टेपर जब भी बनाते हैं तो तीन टैप का यूज करते हैं। एक रफर टैप या इसे कहेंगे टेपर टैप, उसके बाद मीडियम टैप या इंटरमीडिएट टैप, इसको प्लग टैप कहेंगे, बॉटमिंग टैप या इसको कहेंगे फिनिशर टैप। तो देखिए दोस्तों, रफर टैप में जो होता है हमारा, उसमें 6 से लेके 8 या 8 से लेके 10 जो थ्रेड होते हैं वो टेपर होते हैं। और इंटरमीडिएट टैप या प्लग टैप में 3 से 5 थ्रेड टेपर होते हैं। उसके अलावा फिनिशर टैप में या बॉटमिंग टैप में 1 से लेकर 2 या 1 से लेकर 1.5 थ्रेड टेपर्ड होते हैं। क्वेश्चन में के फिगर में 3 से 5 थ्रेड टेपर्ड है, इसका मीन्स इसका आंसर होगा प्लग टैप या इंटरमीडिएट टैप। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ग्राइंडिंग द सॉफ्ट मटेरियल सच एज सॉफ्ट स्टील ब्रास देयर इज अ टेंडेंसी फॉर चिप्स टू वेज in between the cutting points of the grinding wheel. This is called। जब हम किसी सॉफ्ट मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें का जो सॉफ्ट मटेरियल के जो कड़ होते हैं ग्राइंडिंग होने के बाद, वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एज में फंस जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? लोडिंग। दोस्तों, लोडिंग मीन्स ग्राइंडिंग व्हील के मतलब जो हमारे कटिंग एज है उसमें मेटल का फंस जाना होता है। और ग्लेजिंग मीन्स जो हमारे ग्राइंडिंग व्हील का कटिंग एज है यूज करते करते घिस जाना। एम्बेडिंग शब्द का यूज नहीं होता हमारे ग्राइंडर में। और ट्रूइंग, ड्रेसिंग दोनों ही, देखिए दोस्तों, ट्रूइंग और ड्रेसिंग दोनों एक ही टूल से किए जाते हैं, लेकिन ट्रूइंग के फंक्शन अलग है और ड्रेसिंग के फंक्शन अलग है। ड्रेसिंग तब किया जाता है जब लोडिंग या ग्लेजिंग हो जाता है, तो कटिंग एज को शार्प करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। और हमारा ट्रूइंग जब हम ग्राइंडर को स्पिंडल पर फिट करते हैं तो ग्राइंडर का सरफेस स्पिंडल से कॉन्सेंट्रिसिटी, मतलब जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है और स्पिंडल का एक्सिस है वो इसेंट्रिसिटी ना हो, तो इसेंट्रिसिटी को दूर करने के लिए, कंसेंट्रिसिटी के लिए हम ट्रूइंग का यूज करते हैं। जबकि ड्रेसिंग और ट्रूइंग दोनों एक ही टूल से किए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो 2 मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर देयर दिस मेथड। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग में जब हम आर्क को स्टार्ट करते हैं तो कॉमनली 2 मेथड यूज किए जाते हैं, एक स्क्रैच मेथड और दूसरा टैप मेथड। स्क्रैच मेथड में क्या होगा, जैसे हम माचिस के तीली को स्क्रैच करते हैं ना, उसी तरह इलेक्ट्रोड को वर्कपीस पे स्क्रैच करके आर्क स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा हुआ स्क्रैच मेथड और यह हमारा हुआ टैप मेथड। इसका मतलब हमारा आंसर होगा सही स्क्रैच मेथड एंड टैप मेथड, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट शोन बिलो। दिया गया जॉइंट को क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, एज जॉइंट में 2 प्लेटों को पैरेलल में रख के उसके एज को वेल्ड कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एज जॉइंट। इसके अलावा बट जॉइंट, एक ही प्लेन पे 2 एजेस को पास में लाकर वेल्ड कर देते हैं, लेफ्ट जॉइंट में ओवरलैप करके वेल्ड करते हैं, और टी जॉइंट में परपेंडिकुलर जॉब को रख के जॉइंट करते हैं, और कॉर्नर जॉइंट दोनों कॉर्नर को पास में लाके जॉइंट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो 2 डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग जॉइंट, व्हाट आर दे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, आइडियल वेल्ड इस तरह होना चाहिए,
जो चित्र में दिया है हमारा वो इनकम्प्लीट फ्यूजन और अंडरकट का दिया गया है। मैं इसका रीज़न बता दूं क्यों होता है। देखिए दोस्तों, इनकम्प्लीट फ्यूजन मतलब फ्यूजन अच्छे से नहीं हो पाया है, लैक ऑफ फ्यूजन है। तो जब इस लो करंट का फ्लो होता है तब ये प्रॉब्लम आती है, हीट जनरेट कम होता है और फ्यूजन कम होता है, तो इनकम्प्लीट फ्यूजन वाली प्रॉब्लम आती है लो करंट पे। और अंडर कट होता है वो हाई करंट और हाई स्पीड के कारण अंडर कट वाली प्रॉब्लम आती है। तो अंडर कट के प्रॉब्लम को मतलब उसकी रेमेडी यह होगी कि हम जो करंट का फ्लो है उसे मतलब उचित मात्रा में रखें और स्पीड भी उचित मात्रा में रखें। और लो करंट के लिए हम और भी अधिक करंट को बढ़ा के मतलब प्रॉपर करंट प्रवाहित करें, यूज करें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकम्प्लीट फ्यूजन और अंडरकट। अगला हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर थ्रेडिंग अ होल बाय अ टैप इट वॉज फाउंड दैट द क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड वाज नॉट फॉर्म कम्प्लीटली, द डिफेक्ट इज ड्यू टू। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि जब हम किसी टैप के यूज से थ्रेड इंटरनल थ्रेड बनाते हैं तो वो क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से थ्रेड का जो क्रेस्ट है वो अच्छी तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन होगा, देखिए दोस्तों, यदि हम टैप ड्रिल साइज से स्लाइटली अधिक ड्रिल का होल पे जब टैपिंग करते हैं तो उसमें जो थ्रेड का फॉर्मेशन होता है, जो क्रेस्ट होता है, वो सही से नहीं बन पाता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन फिगर गिवन बिलो। दोस्तों यह स्वेज है। स्वेज क्या होता है? स्वेज राउंड बार को एक्सटेंड करता है और राउंड बार के सरफेस को फिनिश देता है, मतलब अच्छी सरफेस फिनिशिंग के साथ राउंड बार को एक्सटेंड करता है। यह एक फोर्जिंग टूल है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वेज। इसके अलावा देखिए दोस्तों, स्वेज हमारा कनकेव हो गया और फुलर हमारा कन्वेक्स हो गया। यह हमारा ड्राइंग आउट के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लैटर और अदर टूल भी दिए गए हैं जिसे आप देख लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, द जा प्लेट ऑफ बेंच वाइस आर मेड ऑफ। सभी को पता होगा कि जा प्लेट जो भी बेंच वाइस का वो जा प्लेट है वो टूल स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ लेथ एक्सप्रेसेस। देखिए दोस्तों, लेथ की कैपेसिटी को हम दो पैरामीटर पे मतलब को से मेजर करते हैं। पहला, दोनों सेंटर के बीच की दूरी कि कितने लेंथ का हम वर्क पीसेस में बांध सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है स्विंग। स्विंग मीन्स दोस्तों कितने बड़े व्यास का हम मतलब कितने बड़े व्यास के जॉब को हम लेथ चक पर फिट करके रोटेट कर सकते हैं, आसानी से रोटेट कर सकते हैं, जिससे कि हम अच्छी तरीके से लेथ पे जो क्रियाएं करना है वो कर सके। तो एक तो लेंथ हो गया और दूसरा स्विंग, जॉब कितने बड़े व्यास का जॉब हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब जिस पे हम वर्किंग अच्छे से कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मेटल यूज इज। ब्रेजिंग में देखिए दोस्तों, सोल्डरिंग में क्या होता है, 427 डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए और ब्रेजिंग में एबव देन 427 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बिलो होना चाहिए बेस मेटल, क्योंकि वेल्डिंग में बेस मेटल और हमारा जो भी फिलर मेटल है वो पिघलता है, लेकिन
ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में बेस मेटल नहीं पिघलता बल्कि फिलर मेटल ही पिघलता है, लेकिन सोल्डरिंग हमारे कम टेम्परेचर के लिए पर होता है और ब्रेजिंग हमारे हाई टेम्परेचर मतलब 427 डिग्री सेल्सियस से एबव होना चाहिए और बेस मेटल से कम होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एबव 427 डिग्री सेल्सियस बट बिलो देन दैट ऑफ बेस मेटल। सोल्डरिंग इज टू टाइप, सभी को पता है सॉफ्ट सोल्डरिंग और हार्ड सोल्डरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए। हार्ड सोल्डरिंग में क्या क्या होता है? सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है फिगर बिलो शो ऑन द हेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन सेट व्हाट इज इट। कॉम्बिनेशन सेट का यह हमारा जो भी है हेड, यह स्क्वायर हेड कहलाता है। कॉम्बिनेशन सेट यूज क्यों होता है? जब दो तीन चेकिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो कॉम्बिनेशन सेट होता है। ये हमारा ये स्केल है, स्क्वायर हेड है, प्रोटेक्टर और सेंटर हेड है। कॉम्बिनेशन सेट के यूज से हम जो अलग अलग टूल यूज करते हैं, जिसके मतलब कि यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बार बार अलग टूल्स को लेकर यूज करना, फिर उसे प्रॉपर स्थान पर रखना, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन सेट के यूज से हम एक ही इक्विपमेंट्स की सहायता से हम कई काम कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है फिगर बिलो शोज द यूज ऑफ स्पैनर टू टाइट अ नट व्हाट इज नॉट गुड प्रैक्टिस इन डूइंग सो। मतलब एक स्पैनर के हेड से स्पैनर की सहायता से नट को टाइट करना है तो इसके लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है स्पैनर सीट प्रॉपरली ऑन द नट। हाँ, जब स्पैनर नट पे मतलब प्रॉपरली लग जाएगा तभी तो टाइट या ओपन हो पाएगा। इट इज़ बेटर टू पुश देन पुल द स्पैनर। स्पैनर को यूज करते टाइम पुल या पुश नहीं करते हैं, बल्कि जब आसानी से जब हेड पे नट पे लग जाता है स्पैनर तो हम टाइट या ओपन करते हैं। स्पैनर इज यूज द सेम प्लेन एज ए नट। सही है, नट इज फुली सीटेड इन द स्पैनर जहाँ, यह भी सही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या नहीं करना चाहिए? पुल या पुश नहीं करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है अ मेटल पीस हैमर फ्रैक्चर विद द लिटिल और नो डिफॉर्मेशन इज। जब हम किसी मेटल पीस पे हैमरिंग करते हैं तो उसमें बिना डिफॉर्मेशन के ही फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, तो वह हमारी ब्रिटलनेस कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है द हाइट ऑफ स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज। मतलब कि क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है रिवेट की? तो 0.7 इंटू डायमीटर ऑफ रिवेट। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ रिवेट्स दिए हुए हैं जिसकी हाइट और हेड की लंबाई दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट ऑपरेशन इज डन ऑन अ रिवेट जॉइंट विच द टूल मार्क्ड ए इन द फिगर गिवन बिलो। देखिए दोस्तों, रिवेटिंग में फुलरिंग और कॉकिंग में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। फुलरिंग क्या होता है? फ्लूट टाइट करने के लिए यूज होता है। जब हमें फ्लूट टाइट किसी प्लेट को बनाना है, रिवेटिंग करनी है, तो हम फुलरिंग का यूज करते हैं। और कॉकिंग का भी लगभग वही काम होता है, जैसे हेड को या प्लेट को आसानी से फिट करता है, मतलब सेट कर देता है। अंतर बस इतना है। देखिए दोस्तों, कॉकिंग टूल में जो होता है वो जो वर्किंग फेस होता है वो कम चौड़ाई का होता है और फुलरिंग में जो वर्किंग फेस होता है वो ज़्यादा चौड़ाई का होता है। याद रखिएगा, फुलरिंग फ्लूट टाइट के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन में जो फिगर दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुलरिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है दिया गया फाउंडेशन बोल्ट कौन सा है? सभी को पता है यह रैग बोल्ट है। यहाँ पे कुछ फाउंडेशन बोल्ट दिया गया है। यह हमारा आई बोल्ट है, जिगजैग बोल्ट है, रैग बोल्ट है और ये लेविस बोल्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन द फ्लैंज कपलिंग फ्लैंज आर कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंज
आर कपल्ड, एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं, फ्लेंज, दोनों फ्लेंज एक दूसरे के साथ कैसे फिट होते हैं, तो बोल्ट और नट की हेल्प से। यह हमारा रिजिड फ्लेंज कपलिंग है, इसमें नट और बोल्ट की हेल्प से दोनों फ्लेंजों को फिट किया गया है, मतलब जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए, बोल्ट्स एंड नट्स। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग शोड इन फिगर गिवन बिलो। कपलिंग क्या होता है दोस्तों? पावर ट्रांसमिशन के लिए, ड्राइवर शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए जो भी साधन होता है, जो भी लिंक होता है, उसे हम कपलिंग कहते हैं। ओडहम कपलिंग का यूज हम पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। मफ कपलिंग एक प्रकार का रिजिड कपलिंग ही होता है। और यूनिवर्सल कपलिंग को देखिए दोस्तों, यूनिवर्सल कपलिंग को ही हुक कपलिंग कहते हैं। तो यूनिवर्सल कपलिंग को ही हुक जॉइंट कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो शाफ्टों को एंगल में, मतलब दो शाफ्ट जो नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग हो, उसे कनेक्ट करने के लिए हम यूनिवर्सल कपलिंग का यूज करते हैं। और यह फिगर हमारा यूनिवर्सल कपलिंग का है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अ रिवेट स्पेसिफाइड एज अ 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन्स। 20 mm वाला रिवेट है, मीन्स इसकी जो शंक की डायमीटर है वो 20 mm होगी, ऑप्शन नंबर ए। What is being done with slip gauge as shown in figure below? स्लिप गेज के ब्लॉक्स को जब आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उसमें हम स्लाइडिंग प्रोसेस करते हैं, जिसे रिंगिंग प्रोसेस कहा जाता है। रिंगिंग प्रोसेस के थ्रू हम जो हमारा स्लिप गेज है उसके ब्लॉक को हम ज्वाइंट करते हैं, और जितनी भी हमें हाइट चाहिए उस हिसाब से हम ब्लॉक को रिंगिंग प्रोसेस के थ्रू ज्वाइंट करते जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिंगिंग प्रोसेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एबिलिटी बाय विच मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस है, वो स्मॉल डिफरेंस को भी अच्छे से मेजर कर पा रहा है, तो उसकी वो सेंसिटिविटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए एक डायल टेस्ट इंडिकेटर है, दो डायल टेस्ट इंडिकेटर है, एक स्मॉल डिफरेंस, स्मॉल जो भी इरेगुलरिटीज है उसको अच्छे से डिटेक्ट करके शो कर पा रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई रेदर देन सेकेंड वाले के, जो कि अच्छे से स्मॉल डिफरेंस को शो नहीं कर पा रहा है या मेजर नहीं कर पा रहा है। तो यह डिवाइस की सेंसिटिविटी कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा क्वेश्चन है, इफ लैपिंग ऑफ अ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। सिलिकॉन कार्बाइड नॉन फेरस या ब्रिटल मेटल के लिए यूज किया जाता है, डायमंड टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है, और बोरान कार्बाइड गेज के सरफेस फिनिश के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, दिए गए फिगर में ए और बी क्या कहलाता है, तो ए हमारा बॉन्ड कहलाएगा और बी पोरोसिटी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार दोस्तों 160 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।